आइए देखते हैं मौर्य समाज 323 बीसी से 184 बीसी तक अशोक के शासनकाल सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। मौर्य समाज 323 बीसी से 184 बीसी तक। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य नामक व्यक्ति ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके किया था। नेक्स्ट पॉइंट, यह पहला अखिल भारतीय राजवंश था और चंद्रगुप्त मौर्य को पहला अखिल भारतीय शासक कहा जाता है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र से मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक, मौर्य शासक के जाति के बारे में विद्वानों के बीच मतभेद है। विशाख दत्त ने अपनी रचना मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बीसल शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है निम्न या कुल जाति में उत्पन्न संतान। नेक्स्ट टॉपिक, बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है, जबकि ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए शूद्र शब्द का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त क्षेमेंद्र ने अपनी रचना बृहद कथा मंजरी में भी चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र शब्द से उल्लेखित किया है। नेक्स्ट टॉपिक, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पहला लिखित साक्ष्य मिला है, जिसमें कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सिंचाई व्यवस्था के लिए सरकारी खर्च पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख साक्ष्य रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। नेक्स्ट पॉइंट, मौर्य शासक अशोक के किसी भी अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, यूनानी विद्वान जिस्टन ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंटकोटस शब्द का उल्लेख किया है। नेक्स्ट टॉपिक, सर्वप्रथम विलियम जोन्स नामक यूनानी विद्वान ने सेंटकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया है। नेक्स्ट टॉपिक, विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। नेक्स्ट पॉइंट, यूनानी विद्वान प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एंडोकोटस शब्द का उल्लेख किया है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं में कहा है कि एंडोकोटस ने 5 लाख हस्ती सेना के बल पर पूरे भारत को रौंद डाला है। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तथा जबकि पूर्व में बागान से लेकर पश्चिम में गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत तक था। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनानी आक्रमणकारी सेलुकस ने लगभग 305 ईस्वी पूर्व में भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण किया था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को पराजित कर दिया। दोनों के बीच संधि हुई, जिसके तहत सेलुकस ने अपनी पुत्री हेलन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनानी आक्रमणकारी सेलुकस ने लगभग 305 ईस्वी पूर्व में भारतीय क्षेत्र पर आक्रमण किया था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को पराजित कर दिया। दोनों के बीच संधि हुई, जिसके तहत सेलुकस ने अपनी पुत्री हेलन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया एवं दहेज के रूप में एरिया, आराकोसिया और जेंड्रोसिया एवं पेरिपेमिसदाई क्षेत्र को दिया। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य भी सेलुकस को 500 हाथी उपहार भेंट किए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीद को भेजा, जिसकी प्रसिद्ध रचना इंडिका है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिका नामक पुस्तक से मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, इस पुस्तक में कहा गया है कि मौर्य काल में समाज 7 भागों में विभाजित था, जिसमें दास प्रथा नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य प्रारंभ में शैव धर्म को मानते थे। जैन संत भद्रबाहु के प्रभाव में आकर उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया। इन्हीं के काल में मगध क्षेत्र में 12 वर्ष का अकाल पड़ा। अतः चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजगद्दी अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपते हुए भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक चले गए। वहीं पर श्रवणबेल गोला में सिंगेरी पर्वत पर या चंद्रगिरी पर्वत पर संलेखन विधि या उपवास विधि से अपना प्राण त्याग दिया। नेक्स्ट पॉइंट, बिंदुसार के दरबार में आए यात्री डाइमेकस, जो यूनानी शासक एंटियोकोस का राजदूत था। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला शासक बिंदुसार बना। नेक्स्ट, बिंदुसार को यूनानी भाषा में अभित्रेकोकेटस अर्थात सूत्रों
शत्रुओं का नाश करने वाला कहा जाता है। इसे संस्कृत भाषा में अमितोघात भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे। इनका यूनानी शासक के साथ अच्छा संबंध था। इसके जीवन काल के अंतिम समय में तक्षशिला में विद्रोह हो गया, जिसको शांत करने के लिए वहां के गवर्नर सुमीन असफल रहा। अतः बिंदुसार ने उज्जैन के गवर्नर अशोक को तक्षशिला का गवर्नर बनाते हुए विद्रोह को दबाने के लिए भेजा और अशोक के द्वारा तक्षशिला के विद्रोह को आसानी से दबा दिया गया। किंतु इसी समय बिंदुसार की मृत्यु हो गई और बिंदुसार के मृत्यु के बाद अगला शासक अशोक बना। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक राजा बनते समय अशोक तक्षशिला का गवर्नर था। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य में कहा गया है कि शासक बनने से पहले अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक के 7वें शिलालेख में जानकारी मिलती है कि उनके जीवन काल में उनके कई भाई बहन जीवित थे, जिसमें एक का नाम तीस था। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक ने अपना राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में करवाया था। प्रारंभ में अशोक शैव धर्म यानी शंकर भगवान को मानता था, जिसकी जानकारी कलहर की रचना राजतरंगिणी नामक पुस्तक से मिलती है। इस पुस्तक में कहा गया है कि अशोक ने कश्मीर में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक अपने राज्याभिषेक में 8वें वर्ष के अंतिम समय में अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग को जीतकर मौर्य साम्राज्य का अंग बना दिया था। किंतु कलिंग युद्ध में हुए भीषण नरसंहार के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक युद्ध नीति को त्याग कर धर्म नीति को अपना लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा उनके भतीजे निग्रोध से हुई, जबकि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित या प्रवेश करवाने या करने का उपयुक्त के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक के धर्म की परिभाषा राहुलोवादसूत एवं हिलोवादसूत नामक बौद्ध धर्म साहित्य से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध धर्म अपनाने के पश्चात अशोक विभिन्न बौद्ध स्थल की यात्रा प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में अपने राज्याभिषेक में के 10वें वर्ष में बोध गया एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। लुम्बिनी में पहुंचकर अशोक वहां स्थित कनक मुनि के स्फूर्त को दोगुना करवाया और बलि नामक धार्मिक कर यानी टैक्स को कम कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, अपने शासन काल में अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका एवं नेपाल दोनों ही स्थलों पर करवाया। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने की जानकारी भारबोर नामक पृथक शिलालेख से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक ने बौद्ध धर्म को केवल व्यक्तिगत धर्म माना, कभी भी उन्होंने इसे राज्य धर्म के रूप में घोषणा नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट, इन्हीं के काल में पाटलिपुत्र में तीसरे बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मुगली पोर्तुगीज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, 232 ईस्वी पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई और उनके मृत्यु के बाद बौद्ध योग्य उत्तराधिकारी का अभाव हो गया और अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या 185 पूर्व पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दिया गया और मौर्य वंश के स्थान पर एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र एवं मेगास्थनीज की रचना इंडिका से मिलती है। इसके अतिरिक्त रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, मौर्य काल में कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका तीनों प्रधान खुद राजा होते थे। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अतिरिक्त एक मजबूत नौकरशाही ब्यूरोक्रेट व्यवस्था का भी प्रमाण मिलता है, जिसे 2 भागों में बांटा गया था। पहला तीर्थ या महापात्र तथा दूसरा अध्यक्ष कहलाता था। नेक्स्ट पॉइंट, अर्थशास्त्र में 18 प्रकार के तीर्थ की चर्चा मिलती है, जिसमें संहारता राजस्व अधिकारी होता था, सन्निधाता यानी कोषाध्यक्ष वित्तीय अधिकारी होता था, आष्टविक जंगल का अधिकारी होता था, प्रशस्ता राजकीय और अभिलेखों को लिखने वाला अधिकारी होता था। नेक्स्ट पॉइंट, अर्थशास्त्र में 27 प्रकार के अध्यक्ष की चर्चा मिलती है, जैसे अशोक के काल में प्रांतों की कुल संख्या 5 थी। प्रांत एवं राजधानी उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, अवंती, उज्जैनी, कलिंग, तोसली और प्राचीन पाटलिपुत्र। नेक्स्ट पॉइंट, मेगास्थनी ने इंडिका में
कहा है कि मेगास्थनीज ने इंडिका में कहा है कि मौर्य काल में नगर का प्रशासन एक 30 सदस्यीय समिति के द्वारा किया जाता था, जो 6 उप समिति में बटा हुआ था और प्रत्येक उप समिति में 5 सदस्य होते थे। नेक्स्ट पॉइंट, मौर्य काल में एक मजबूत गुप्तचर यानी शूद्र पुरुष व्यवस्था की भी चर्चा मिलती है, जो 2 प्रकार का होता था। नेक्स्ट पॉइंट, संस्था जो एक स्थान पर रुककर गुप्तचरी का कार्य करती थी। नंबर 2, संचार जो जगह जगह पर घूमकर गुप्तचरी का कार्य करती थी। नेक्स्ट पॉइंट, मौर्य काल में प्रांतों को पुनः जिला में बांटा गया था, जिसे विषय कहा जाता था और इसके प्रधान विषयपति कहलाते थे। इस काल में प्रशासनिक व्यवस्था की निचली इकाई गांव होती थी, जिसके प्रधान या ग्रामीण कहलाते थे। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल में राजस्व का मुख्य स्रोत विभिन्न प्रकार का कर या टैक्स था, जो नगद और अनाज दोनों ही रूप में वसूला जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल में समाज 4 भागों में बटा हुआ था, किंतु मेगास्थनीज ने अपनी रचना में कहा है कि मौर्य काल में समाज 7 भागों में विभाजित था, जिसमें दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल में अर्थव्यवस्था कृषि आधारित थी। नेक्स्ट पॉइंट, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में अवैध मात्रिक भूमि की चर्चा की है। यह भूमि बिना सिंचाई के संसाधन का उपयोग किए ही अच्छी पैदावार या फसल देती थी। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल में सरकारी खर्च पर सिंचाई व्यवस्था के लिए नहर एवं झील का निर्माण भी करवाया गया था, जिसका स्पष्ट प्रमाण रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है, जिसमें सुदर्शन झील के निर्माण की बात कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल में कृषि के अलावा पशुपालन एवं व्यापार वाणिज्य भी लोग करते थे। जो व्यक्ति के तीनों कार्य करते थे उसे वार्ता कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल में व्यापारियों के प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल में सबसे लंबा या बड़ा सड़क मार्ग तक्षशिला से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, मौर्य काल में लोक कला एवं राजकीय कला दोनों का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, राजकीय कला के तहत विभिन्न प्रकार के शिलालेख या अभिलेख, गुफा अभिलेख इत्यादि का निर्माण करवाया गया, जबकि लोक कला के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मूर्ति का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट, लोक कला का सबसे अच्छा नमूना पटना के दीदारगंज से प्राप्त यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्ति है, जो वर्तमान समय में पटना संग्रहालय यानी म्यूजियम में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, मौर्य काल में राजा का महल लकड़ी का बना होता था। इस महल के बारे में चीनी यात्री फाहियान ने कहा है कि यह महल मानव के द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि इसे देवताओं ने बनाया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, यूनानी लेखक एरियन ने इस महल की तुलना सुसा एवं एक्वाताना यूरोप का क्षेत्र है के महल से किया है। नेक्स्ट पॉइंट, मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में राजकीय कला का सर्वाधिक विकास हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक का 14 अभिलेख। प्रथम शिलालेख, इसमें अशोक ने अहिंसा पर बल दिया, अर्थात पशु बलि की निंदा किया। नंबर 2, दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक के द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्य की चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त इसी शिलालेख में मनुष्य एवं पशु चिकित्सा की भी चर्चा किया गया। नंबर 3, तृतीय अभिलेख, इसमें अशोक के द्वारा नियुक्त किए गए 3 पदाधिकारी राजुक, युक्त एवं पारदर्शी की चर्चा की गई है। नेक्स्ट, चतुर्थ अभिलेख, इसमें अशोक ने युद्ध नीति को त्याग करके धर्म नीति को पालन करने की बात कही है। नेक्स्ट, 5वें अभिलेख में कहा गया है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक नया पदाधिकारी धर्म महामात्र की नियुक्ति किए थे। नेक्स्ट, 6ठे शिलालेख में अशोक ने कहा है कि जन कल्याणकारी उद्देश्य से प्रतिवेदक यानी दूत कभी भी हमसे मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 7वें शिलालेख में अशोक ने विभिन्न धर्म को मानने वाले लोगों को आपस में संयम रखने को कहा है। नेक्स्ट, 8वें शिलालेख में कहा गया है कि बौद्ध धर्म स्वीकार करते ही अशोक धर्म यात्रा प्रारंभ कर दिए और 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा किए। नेक्स्ट पॉइंट, 9वें शिलालेख में कहा गया है कि अशोक ने छोटे छोटे उत्सव पर्व त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, 10वें शिलालेख में धर्म के महत्व की चर्चा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, 11वें शिलालेख में अशोक के द्वारा ब्राह्मण एवं स्वर्ण यानी बौद्ध धर्म को मानने वाला को दिया जाने वाला दान की चर्चा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्र के नियुक्ति की चर्चा की गई है, साथ ही कुछ विदेशी राज्य की भी चर्चा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, 14वें शिलालेख में कहा गया है कि
हमने ढेर सारे कार्य किए जिसमें बहुत को बताया गया है और जिसे नहीं बताया गया है उसके लिए मैं नहीं लेखक जिम्मेवार है। साथ ही जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर